हाँ जी, तो आज के लेक्चर में बात करेंगे वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस के बारे में, पीरियड्स के बारे में। पर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ा है? स्टार्टिंग के 1.5-2 मिनट्स में हम प्रीवियस टॉपिक्स को हल्का-हल्का सा रिकैप करके यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से आगे हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में करेंगे। पर उससे पहले एक बात सुन लो, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि इसमें हम वैदिक एज को भी कवर करेंगे और पोस्ट वैदिक एज को भी, दोनों को एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो थोड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप लोग कहीं जल्दबाजी में हो तो लेक्चर को यहीं पर छोड़ करके आराम से लाइक करके या सेव करके चले जाओ। जब आपके पास फुर्सत होगी, जब टाइम होगा, तब आराम से बैठ करके सुकून से अपने पास पेज लेकर के बैठना, पेन लेकर के बैठना, और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को या टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपको लगे कि वो इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने पास उनको नोट करके चलते रहना। बाकी तो आपको पता ना कि जितनी कुछ भी ये हम यहाँ पर जो पीपीटी है, जो भी लेक्चर आपको मिला हुआ है, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंटेबल टाइप में ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। आप वहां से ले सकते हो। सो अगर टाइम है तो आप मेरे साथ कंटिन्यूली बने रहो। पहले प्रीवियस 3 लेक्चर्स को रिकैप कर लेते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फिर आज का टॉपिक डिटेल में लेकर के चलेंगे। सो फुर्सत निकाल के सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ लिया है। मैं यहाँ से एक नंबर लाइन उठा लेता हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हैं तो हम एक टाइम लाइन रहती है उसकी, हम उस लाइन के ऊपर हम सारी इवेंट्स को पढ़ते चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर, जब हम प्री हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज भी कहते हैं, पता है? जब पाषाण युग, जब पत्थर के सारे टूल्स यूज किए जाते थे, उस एज को स्टोन एज कहा जाता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? STONE, स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या था? लगभग लगभग 5 लाख BCE से लेकर के 10,000 BC तक। यहां पर इसको हमने ब्रेक लगा दी है, यानी इससे पीछे का जो टाइम है ना, 5 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 सालों तक, इस पूरे टाइम पीरियड को बोला जाता है स्टोन एज, जिसको हम रफली प्री हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? जब हमने स्टोन एज को खत्म किया था, उसके बाद हमने सेटल्ड ह्यूमन बींग्स की कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। तो क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हो रहा था, हमें उसको फिलहाल अभी क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। फिर भी मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया था कि दुनिया की 4 या 5 सबसे पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन हैं, उसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, उसमें चाइनीज सिविलाइजेशन थी, उसमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, ये सारे उस टाइम के सेटलमेंट्स में या बस्तियों में रहने वाली सबसे ओरिजिनल और सबसे पहले इंसान थे। तो जहां स्टोन एज खत्म हुई थी, उसके बाद शुरू थी हमारी कौन सी एज? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, समझ आ गई? इंडस वैली का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? देखिए, मैं प्री हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो रफली हम इस पीरियड को मान के चलते हैं। इसको मैं यहां से कलर दूसरा दे देता हूं। तो जो इंडस वैली का टाइम पीरियड है, वो रफली लगभग 3000 BC से लेकर के 1750 BC तक इसकी एक रफ डेट मानी जाती है, कि जब हमारे हिस्ट्री की टाइम लाइन के ऊपर जब ये दौर आया था ना, 3000 BC से लेकर के 1750 BC तक का दौर, इस दौर में हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते थे, उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल बोला जाता था। यानी उस टाइम पर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। जब इंसान ने मेटल्स का यूज करना शुरू कर दिया था, बाहर की दुनिया के साथ वो ट्रेडिंग भी करते थे, वो एग्रीकल्चर भी करते थे, वो काफी एडवांस हो चुके थे वो लोग। और हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक? 1750 में आकर के इंडस वैली की कहानी खत्म हो गई थी। उसके बाद रफ सा पीरियड चलता रहता है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होने में लगभग लगभग 300-400-500 साल लग गए होंगे। तो लगभग लगभग फिर क्या होता है, 1200
बीसी के आसपास स्टार्ट होती है एक नई एज। जिस दौर में इंडस वैली के लोग रहते थे, जब वो दौर खत्म हुआ, उसके बाद का जो दौर इंडिया में शुरू हुआ, उस दौर को बोला जाता है, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है वैदिक एज। VEDIC, वैदिक एज। जो 4 वेद, जो दुनिया में सबसे पहली जो किताबें लिखी गई उनको वेदास बोला जाता है। तो जिस दौरान, जिस दौर में वेद लिखे गए थे, जिस टाइम पीरियड में वेदास की कंपाइलेशन हुई थी, उस पूरे दौर को बोला जाता है वैदिक एज। इसी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और वैदिक एज जब खत्म हुई, तो उसके बाद वाले दौर को बोला जाता है पोस्ट वैदिक एज। तो वैदिक एज के बाद हम क्या पढ़ेंगे? POST, पोस्ट वैदिक एज। तो आपको याद क्या रखना है कि हम हिस्ट्री की टाइमलाइन के ऊपर जो चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें हमने स्टार्ट किया था प्री हिस्ट्री के स्टोन एज से। सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था? स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज्यादा लंबा था। तो स्टोन एज के फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं? कलर यहां से और उठा लेता हूं मैं। स्टोन एज का जो फर्स्ट फेज था उसको पैलियोलिथिक एज बोला था हमने, पैलियोलिथिक। स्टोन एज के मिडिल वाले पार्ट को क्या बोला था हमने? मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। और लास्ट के फेज को क्या बोला था? जो नया वाला स्टोन एज था, मतलब जिसमें काफी कुछ डेवलप हो गया था, उसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो इतना कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया इसके पहले। तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक एज को और साथ साथ में पोस्ट वैदिक एज को। तो दिल थाम के बैठना, पानी का गिलास पास में रख लो, कुछ खाने पीने के स्नैक्स भी पास में रख लो। बीच में जब थक जाओगे तो वीडियो रोक करके, पॉज करके, वहां पर 5 मिनट की ब्रेक लेकर के बाहर से घूम फिर के आ जाना वापस, और फिर आकर के लेक्चर को वापस से देख लेना, ठीक है? अगर लंबा लगे तो, या फिर आप 2x पर भी इसको देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या? वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। जिस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई थी, उसके बाद शुरू हुआ था हमारा वैदिक एज। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। हाँ, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया after the decline of the Indus Valley civilization on around 1200 BC is characterized by the appearance of the Aryans in 1500 BC। देखो, लगभग 1750 BC में क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन ये खत्म हो गई थी। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में कुछ हुआ और पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता ना। धीरे धीरे कोई चीज डिक्लाइन होती है और नई चीजें इमर्ज होती है, ठीक है? तो एक सोसाइटी को खत्म होने में कुछ सेंचुरीज का टाइम लग सकता है, समझ गए? तो इंडस वैली का जो खात्मा है ना, वो लगभग लगभग 1200 ईस्वी के आसपास, 1200 BC के आसपास ये इंडस वैली पूरी तरह से नष्ट हो गई, डिक्लाइन हो गया, इसका खत्म हो गई है। अब हुआ क्या? जब 1750 में ये डिक्लाइन होने की तरफ जा रही थी, उसी दौरान क्या हुआ? एक सेकेंड, कहानी को समझते चलना, तभी बात आपको पता लगेगी। यहां देखते हैं, देखो 1500 BC के आसपास, 1750 में ये लोग खत्म होने लगे। जैसे 1500 BC का टाइम आया, तो यहाँ पर एक नई ट्राइब बाहर से, बाहर की दुनिया से कुछ और लोग इंडिया के इंडस वैली का जो रीजन था, उस रीजन में कुछ नए लोग आकर के बसना शुरू हो गए, समझ गए? तो उन लोगों का नाम क्या था भाई? उन लोगों को बोला जाता था आर्यंस। ये लोग ओरिजिनल इंडियन नहीं थे, ये लोग बाहर से आए हुए थे। कहाँ बाहर से आए थे भाई? ये सेंट्रल एशिया, रशिया और जो अफगानिस्तान का जो एरिया ना आजकल, या फिर जो कैस्पियन सी के आसपास का एरिया है, सेंट्रल एशिया, वहां से ये लोग, आपको पता ना वहां पर एग्रीकल्चर कम होती है, ठंडे इलाके हैं, वहां पर बर्फ गिरती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ठंडे इलाकों में सर्वाइव करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो इंडस वैली के आसपास खूब नदियों का पानी था, मिट्टी एकदम लाजवाब थी, मौसम बहुत प्यारा था। तो हर इंसान अच्छी लोकेशंस पर, अच्छी जगह पर बसना पसंद करता है। तो आर्यंस ने क्या किया? नॉर्थ से साउथ की तरफ, एक सेकेंड, नॉर्थ से साउथ की तरफ इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया आकर के। तो 1500 ईस्वी के आसपास इन लोगों ने आना शुरू किया। तो 1200 तक आते आते
इंडस वैली पूरी तरह से खत्म हो गई और आर्यंस वहां पर आकर के सेटल हो गए। तो समझ आ गई ना, जैसे एक बटालियन वहां से मूव कर रही है तो नई बटालियन को आने में जब टाइम लगेगा, जब वो पूरी तरह से सेटल हो गई, उस टाइम को बोला जाता है द बिगिनिंग ऑफ वैदिक एरा। तो सिंपल वर्ड्स में वैदिक एज की शुरुआत किन लोगों ने की थी? आर्यंस ने की थी। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं। अगर कोई ये बोले कि वैदिक एज, एक सेकंड भाई साहब, क्या हो गया इसको? हम्म, वैदिक एज की शुरुआत किन लोगों ने की थी? ARYANS, आर्यंस ने। तो जब इंडिया में आर्यंस ने आकर के रहना शुरू किया, आर्यंस के कल्चर को, उनकी सोसाइटी को वैदिक एज बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं ये बोलूं कि वेदास की रचना किन लोगों ने की थी, तो आर्यंस वर द पीपल हु कंपाइल्ड द 4 ग्रेट वेदास। चलो आगे चलते हैं। The whole region in which the Aryans first settled in Indian subcontinent was known as the land of 7 rivers, सप्त सिंधु। जिन एरियाज में आकर के आर्यंस ने बसना शुरू किया, या जिस एरिया में आकर के आर्यंस रहे थे, उस एरिया को, उस रीजन को बोला जाता है सप्त सिंधु। सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु बोलते हैं भाई पानी को या समुद्र को। तो द लैंड बिटवीन 7 रिवर्स, इस एरिया को बोला जाता है द एरिया ऑफ आर्यंस या फिर सप्त सिंधु रीजन। तो ये कौन सी थी भाई? देखो यहां पर जिस एरिया में पहले हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ था, उसी एरिया पर आकर के वैदिक एज या फिर आर्यंस ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। तो ये रीजन देख लो यहाँ पर भाई, हमारे इंडिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ से देख लो ये वाला एरिया, इंडस रिवर से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसको बोला जाता है एस, ये लिखा हुआ यहाँ पर देखो, सप्त सिंधु यानी 7 रिवर्स। अब कौन कौन सी 7 रिवर्स हैं ये, उनको देखोगे, देखो यहाँ पर इंडस है, उसके बाद वितास्ता यानी झेलम रिवर, उसके बाद देखो क्या क्या नाम है भाई, गंगा है, यमुना है, उसके बाद सरयू है, अस्किनी, चेनाब रिवर को अस्किनी रिवर बोला जाता था उस जमाने में, वैदिक एज में। तो ना जेकेएसएसबी क्या करता है, देखो यहाँ पर जेकेएसएसबी, ये अपने एमसीक्यूज में ना एंशिएंट रिवर नेम्स, एंशिएंट रिवर्स, इनके नाम पूछ लेता है ये। तो हमारी जो 5 रिवर्स है ना, पंजाब की 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन 5 रिवर्स को बोला जाता है द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। इन्हीं 5 रिवर के बीच के एरिया को बोला जाता है पंजाब, यानी द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो ये जो 5 रिवर्स हैं, ये पंजाब की 5 नदियां हैं। इनमें 2 और रिवर्स को ऐड कर दो आप, कौन कौन सी है भाई? सबसे लेफ्ट साइड में या सबसे वेस्ट साइड में जो रिवर है उसका नाम है इंडस। वैसे आप सबको पता है ना कि ये जो पांचों रिवर्स हैं, ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 रिवर्स जो हैं, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी रिवर्स अपना पानी जाकर के कहाँ छोड़ती हैं? इंडस रिवर में ड्रेन करती हैं, और इंडस फिर सबको इकट्ठा करके कहाँ लेके जाती है? अरेबियन सी में, कराची के पास। इसमें एक और कौन सी रिवर ऐड होती है सप्त सिंधु में? आप मुझे रिसर्च करके बताओगे, गूगल करोगे, वहां पर 6 जो 7th रिवर है, 6 तो मैंने आपको दे दी यहाँ पर, 5 और 6 का मैंने आपको बता दिया। 7th रिवर कौन सी है जिसको इन रिवर्स में ऐड किया जाता है? कमेंट सेक्शन में याद से ये वाली बात थोड़ी मेहनत करके डाल के जाना, मुझे बता के जाना, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जब इंडस वैली खत्म हुई तो उसको रिप्लेस किसने किया? आर्यंस ने किया। आर्यंस जिस एरिया में रहते थे, उस पूरे रीजन को बोला जाता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और हिंदी में उसको सप्त सिंधु भी बोला जाता है। समझ आ गई? आर्यंस के आने से इंडिया में कौन से टाइम की, कौन से
कौन सी एज की शुरुआत हुई? उस एज को बोला जाता है वैदिक एज। इतना कुछ हमने पढ़ लिया है, आगे वाले पेज पे देखेंगे कि इसके आगे और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो भाई, एक यहाँ पर कुछ बॉक्स के अंदर टर्म लिखी हुई है, उसको आप लोग मेरे साथ देखोगे। आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबल which was used as a self designation by the Indo-Iranian people। देखो, आर्यन ना एक एथिकल नेम है भाई। जो लोग इस ओरिजिन के थे वो खुद को रिस्पेक्टफुली कैसे एड्रेस करते थे, खुद को क्या बोलते थे वो? आर्यंस, यानी मॉडर्न या फिर एडवांस्ड लोग, सुधरे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, सिविलाइज्ड लोग। क्योंकि दुनिया में पहली बार इन लोगों ने क्या किया था? बुक्स को कंपाइल करना शुरू किया था। और ओल्डेस्ट बुक्स किनको माना जाता है? 4 वेदास को। उनमें भी सबसे पुरानी कौन सी है? ऋग वेदा, जो फर्स्ट वेदा है। चलो भाई, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसको उठा लेते हैं यहाँ से। आर्यंस स्पोक द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। फटाफट से देख लेना, आर्यंस कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो यूरोपियन। मोस्टली संस्कृत जो भाषा है वो इसी लैंग्वेज ग्रुप की भाषा है, ठीक है। द आर्यंस सीम टू हैव ओरिजिनेटेड नियर द स्टेपीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। आर्यंस का अपना घर कौन सा था, यानी उनका एरिया ऑफ ओरिजिन क्या था? स्टेपीज। जो बच्चे ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि ये स्टेपी प्लेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। देखोगे यहाँ पर STEPPES। जो स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं, ये टेम्परेट टाइप के कोल्ड ग्रासलैंड्स हैं, और ये कहाँ पर मिलते हैं? RUSSIA, रशिया का जो साइबेरियन एरिया है ना, जो साइबेरियन रीजन है, और थोड़ा बहुत इसके आसपास का एरिया, वहां का जो प्लेन एरिया है, जो फ्लैट एरिया है, उसको स्टेपी रीजन बोला जाता है। स्टेपी रीजन से ये लोग माइग्रेट करके कहाँ आए थे? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ, जहां पर पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। आगे बात कर रहा वो क्या? एक सेकेंड। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आर्यंस प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज पेस्टोरल हर्डिंग। जो आर्यन लोग थे ना, इनका पुश्तैनी काम क्या था? पेस्टोरल हर्डिंग, भेड़ बकरियां चराने का काम ये लोग किया करते थे। मतलब ये लोग पेस्टोरल नोमैडिक्स थे, यानी चरवाहे थे। एनिमल्स को पालना, उनको चराना, उनको घुमाना फिराना, ये इनका प्राइमरी काम था। एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, फार्मिंग करना, ये इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। मुझे ये बताओ, हम इसको ना इंडस वैली से कंपेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि जो इंडस वैली के लोग थे उनका प्राइमरी काम क्या था? एग्रीकल्चर या फिर ट्रेडिंग? तो हमने पढ़ा था कि जो इंडस वैली थी वो अर्बन टाइप की सिविलाइजेशन थी, शहरी लोग थी, तो शहरों में खेती बाड़ी प्राइमरी काम नहीं होता है। प्राइमरी काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। तो इंडस वैली के लोग जो इनसे भी पहले आए थे, वो लोग खेती को सेकेंडरी तरह करते थे। प्राइमरी काम उनका क्या था? चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना, मिट्टी के बर्तन बना दिए, मेटल के टूल्स बना दिए, ट्रेडिंग कर ली, व्यापार कर लिया, चीजें बेचनी खरीदनी, ये उनका काम था। उसके बाद जो ये आर्यंस आए थे, इनका प्राइमरी काम था क्या? पेस्टोरल नोमैडिज्म, यानी एनिमल्स को पालना, उनको उनकी देखरेख करना। और जो खेती का काम था वो उनका सेकेंडरी काम था। यानी एक्सपर्ट किस बात में थे? एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन में। फिर ये कुछ सॉकेटेड एक्सिस का यूज करते थे, कुल्हाड़ियों का, और बाकी ये कुछ और चीजें यूज करते थे। मेटल्स की नॉलेज इनको भी थी। और जिस एरिया में वैदिक एज आई, आर्यंस रहे थे, वहां से कुछ कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ये जो लोग थे, हॉर्स प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइव्स। मैंने कहा कि ये लोग पेस्टोरल्स थे, यानी चरवाहे थे। ये एनिमल्स के साथ खूब इनका उठना बैठना था। तो घोड़ा जो है, हॉर्स, इनकी लाइफस्टाइल में वो काफी ज्यादा मैटर करता है। अब देखो, ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। ये कुछ डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, सभी का मानना है कि जो आर्यंस थी ये कहाँ से आई थी। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इस पूरे बॉक्स के अंदर वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आपको ये काम की लगे तो आप यहाँ से इसको कॉपी डाउन कर सकते हो, अपनी मेमोरी में इसको ऐड कर सकते हो। चलो जी, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने पहले पढ़ लिया कि ये जो आर्यन लोग थे, काफी पढ़े लिखे लोग थे। ये किताबें लिखना, लिटरेचर की कंपाइलेशन करना, ये इनको यहाँ तक तो अब चीजें काफी डेवलप हो गई थी।
तो वैदिक लिटरेचर क्या है? लिटरेचर वो पार्ट होता है भाई जो हम लिख करके किताबों की शक्ल में रखते हैं अपने पास, उसको बोलते हैं लिटरेचर। अब आर्यंस ने क्या कुछ किताबें लिखी थी, तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेदास आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द वैदिक एज। वेदास प्राइमरी सोर्स हैं। वैदिक एज के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है? वेदास से लगता है। वेदास क्या है भाई? ये 4 वेदास हैं, 4 VEDAS, 4 वेदास। अगर आप लोगों को आई थिंक अब मैं थोड़ा सा विजिबल होऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गई तो थोड़ी सी लाइटिंग में दिक्कत आएगी, सो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा भाई। तो वैदिक एज में जो लिटरेचर लिखा गया उसको वेदास बोला जाता है। द वर्ड वेदास डिराइव्ड फ्रॉम विद, जो वेदा वर्ड है ना, इसको एक वर्ड से डिराइव किया गया है, उस वर्ड का नाम है विद। विद का मतलब होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। यानी हिंदी में विद्या होती है ना, विद्या से बन गया वेदा, और वेदा का मतलब होता है, यानी विद्या का मतलब होता है नॉलेज। द टर्म आर्य इंडिकेट्स अ कल्चरल कम्युनिटी। The Aryans had no knowledge or of script and therefore transmitted श्रुति literature। अब देखो भाई, वेदास ना कई जनरेशंस तक आर्यंस को लिखना पढ़ना स्टार्टिंग में नहीं आता था। तो वेदास के जो भी मंत्र थे, जो भी इसके हिम्स थे, जो भी चीजें थी सारी, वो क्या होती थी, जनरेशन टू जनरेशन ये सुना करके पासन किया करते थे, यानी कहानियां सुनाया करते थे ये लोग। समझ आ गई? पहली जनरेशन है उसने कहानी सुनाई होगी अपने बच्चों को, अपने बच्चों ने फिर नेक्स्ट जनरेशन को ये कहानियां पास ऑन की, तो कई पीढ़ियों तक ये जो वेदास थे ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते चले गए। श्रुति का मतलब होता है सुनना, तो वेदास को श्रुति लिटरेचर भी बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखना पढ़ना जब नहीं आता था तो तब उस टाइम पर बिना लिखे पढ़े सिर्फ सुना करके वेदास को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया गया। यूज्ड देयर नॉलेज ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ एरर है तो इसको आप इग्नोर करिएगा। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द वैदिक लिटरेचर इज आल्सो known as Vedas are called uh, अपौरुष्य, मेड नॉट मेड बाय मैन। अपौरुष्य, देखो पौरुष बोलते हैं भाई हिंदी में किसको? पुरुष बोलते हैं ह्यूमंस को। तो वेदास को ना अपौरुष्य बोला जाता है, यानी जो इंसानों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, नॉट मेड बाय मैन। एंड नित्य मीन्स एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। नित्य उस चीज को बोला जाता है जो कभी भी खत्म ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो। तो वेदास को ना इस तरह से बोला जाता है कि ये इनकी शुरुआत और एंड के बारे में पता नहीं है, ऐसा मान्यता है ऐसी। द ऋषिज टू होम दीज बुक्स आर ascribed were known as मंत्र दृष्टा, meaning inspired saints who received the hymns directly from the supreme creator। जिन ऋषियों ने, जिन संतों ने इन वेदास को कंपाइल किया था ना, उनको क्या बोला जाता है? मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा का मतलब है ऐसे लोग जिनको भगवान की तरफ से उन मंत्रास की नॉलेज हुई और उन्होंने मंत्रास को फिर क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते चले गए। एक सेकंड। देयर आर 4 वेदास, नेमली ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेद हैं भाई, देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? आई होप इतना तो आप सबको पता होगा। सबसे ओल्डेस्ट वेदा बोलते हैं ऋग्वेदा को, सबसे पहले ये लिखा गया, उसके बाद फिर साम, यजुर, अथर्वा। अब कुछ एडिशनल नॉलेज यहाँ पर दे रखी है, उसको देख लेते हैं। ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा आर कॉल्ड वेदत्राई और सिंपली ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। ईच ऑफ द 4 वेदास आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। देयर करेक्ट सीक्वेंस इज संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषदास। देखो जितने भी वेद है ना, सारे वेदास को ना 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं? यानी वेदास का जो पहला पार्ट है, जो पहली उनकी एक्सटेंशन है, उसको बोलते हैं संहितास। उनकी सेकंड ब्रांच को बोलते हैं ब्राह्मणास। थर्ड पार्ट को बोलते हैं अरण्यकास और नंबर 4 को बोलते हैं उपनिषदास। अब ये क्या चीज है, एक मैं आपको ब्लैंक पेज पर समझा देता हूं। जैसे मान लो
ये है हमारा ऋग्वेद, RIGVEDA, ऋग्वेदा। एक वेद है, हर एक वेद को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। यानी स्टार्टिंग में वेद लिखे गए, जब वेदास लिखे गए तो वेदास के बाद हर एक वेदा की जब आगे ट्रांसलेशंस की गई, जब उनको एक्सटेंड किया गया, जब उनको काफी ज्यादा डिटेल में जब डिस्क्राइब किया गया, तो हर एक वेदास की ना 4-4 ब्रांचेस बन गया, 4-4 पार्ट्स में वेदास को लिखा गया। फर्स्ट पार्ट को बोलते थे संहितास। चारों वेद का जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? SAMHITA, संहिता। सेकंड पार्ट को क्या बोला गया? सेकंड पार्ट यहां देखोगे, ब्राह्मणास। नंबर सेकंड BRAHMANAS। ओ भाई मेरे सुनो मेरी बात, ब्राह्मणास ये किसी कम्युनिटी का नाम नहीं है असल में। ये वो बुक्स हैं जो वेदास की फर्दर ट्रांसलेशन या फिर डिस्क्रिप्शन देकर के जो बुक्स लिखी गई उनको बोला जाता है ब्राह्मणास। उनमें एक जो कुछ पार्ट्स हैं उनको संहितास बोलते थे, कुछ को ब्राह्मणास। थर्ड पार्ट इनका होता था अरण्यकास, ARAYANKAS। अरण्यकास को जंगल बुक्स भी बोला जाता है। जंगल बुक्स, जो अरण्य है ना, ये हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST। उस जमाने में जो ऋषि लोग थे वो जंगलों में बैठ करके तपस्या किया करते थे, तो जंगलों में तपस्या के दौरान जो बुक्स लिखी गई उन बुक्स को बोला जाता है अरण्यकास। और लास्ट में आते हैं उपनिषदास, UPANISHADS, उपनिषद्स। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे ऋग्वेद है ऐसे 3 और वेद भी हैं, तो हर एक वेद को ना फर्दर संहिताज में डिवाइड किया गया, ब्राह्मणाज में, अरण्यकाज में और उपनिषदाज में। सिंपल था क्या ये? 4 वेद थे, चारों वेद को जब आगे एक्सटेंड किया गया, जब आगे बढ़ाया गया, तो उनकी ये बुक्स आगे बन करके रह गई। जैसे ऋग्वेद की 4 पार्ट्स है ना, ऐसे ही अथर्ववेद के भी हैं, सामवेद के भी हैं, यजुर्वेद के भी हैं। सभी वेदास को इस तरह से 4-4, यानी ये मान लो जो वेदास हैं ये फर्स्ट जनरेशन बुक्स हैं, ये है फर्स्ट जनरेशन। और ये जो चारों बुक्स हैं ये क्या है? ये है सेकंड जनरेशन ऑफ वेदास। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद देखो, संहितास एंड ब्राह्मणास फॉर्म द कर्म कांडा सेगमेंट्स ऑफ वेदा। संहितास और ब्राह्मणास में ना कर्म कांड, यानी जितनी भी पूजा पाठ की पद्धतियां थी वो कैसे की जाती हैं, उनके सारे रीति रिवाज, सारे जो रूल्स थे वो किसमें लिखे गए थे? संहितास और ब्राह्मणास में। अरण्यकास और उपनिषद में क्या था भाई? ज्ञान कांड, सेगमेंट ऑफ द वेदास। दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअली, कि इंसान को किन किन तरीकों से रहना चाहिए, उसके क्या क्या कुछ आइडियल्स हैं रहने के धार्मिक की तरह से, उनको लिखा गया था अरण्यकास में। एक बार आगे चलो और यहाँ पर देखना कि इन बुक्स की सिग्निफिकेंस क्या थी। जो ये वाली बुक्स थी ना, संहितास और ब्राह्मणास, इनमें क्या लिखा गया था भाई? कर्म कांड, KARA, कर्म, यानी जो कि जो पूजा पाठ थे ना, उनके क्या रूल रेगुलेशन है, क्या उनकी तरीका है, उनको हम किसमें पढ़ते हैं? संहितास में और ब्राह्मणास में। अरण्यकास और उपनिषदास ये हमें क्या सिखाते हैं? ह्यूमन फिलोसफी, कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का पता कहां से लगता है? अरण्यकास और उपनिषदास में से। अब वेदास में जो सबसे पहली बुक है उसका नाम क्या है? ऋग्वेदा। इस वाली बात को भूलना मत, ARYANS। आर्यंस जिस एज में रहते थे उस एज को क्या बोला जाता है? वैदिक एज, वैदिक एज। तो वैदिक एज में जो लिटरेचर लिखा गया, जो किताबें लिखी गई, हम उस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो वैदिक एज की सबसे पहली बुक का नाम क्या है? उस बुक को बोलते हैं ऋग्वेदा। अब इस बुक की क्या कुछ पहचान है, क्या कुछ खासियत है, वो पढ़ लेते हैं। द ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्पायर्ड सॉन्ग्स और हिम्स एंड इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वैदिक यानी जो आर्यंस की जो सबसे पहला फेज था ना, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? हमें ऋग्वेदा से मिलती है। ये वो बुक है जो
आर्यंस के बारे में, स्टार्टिंग में उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनके पहनावा क्या था, उनका कल्चर क्या था, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेदा में से मिलता है। एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग ने स्टोन एज से पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टोन एज वो वाली एज थी जहां पर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ गेस करते हैं, कुछ टूल्स को देखते हैं, कुछ एविडेंसेस को देखते हैं। उसके बाद आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे पास कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है। अब हमने एंटर किया कहां पर? ऋग्वैदिक एज में। तो ये पहली एज थी हमारे इतिहास में जहां पर हमें बुक्स मिलना शुरू हुई हैं, जहां से हम बुक्स को पढ़ करके पता करते हैं कि यार उस जमाने में ना हुआ क्या होगा। समझ गई? तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड द मॉडर्नाइजेशन। इंसान किस किस तरह से अपलिफ्ट होना शुरू हुआ ऑल अलोंग द एजेस ऑफ द हिस्ट्री। अब देखो भाई, इट इज द ओल्डेस्ट बुक इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो ऋग्वेदा है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप में जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं, सबसे पहले जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या है? ऋग्वेदा। एंड कंटेन्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑल संस्कृत मंत्रास। संस्कृत में जो मंत्र है ना, आज भी जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, उनमें सबसे जो ओल्डेस्ट टाइप के मंत्र है वो कहां पर लिखेगी? ऋग्वेदा में लिखेगी वो। इसमें कितने हैं? 1028 हिम्स हैं इसमें, ठीक है? 1028 हिम्स, यानी जो मंत्र है ना, जो कपलेट्स हैं वो कितने हैं? 128, सॉरी 1028 श्लोक लिखे गए हैं ऋग्वेदा के अंदर, अरेंज्ड इन 10 बुक्स। और ऋग्वेदा के 10 सब बुक्स हैं इसकी, यानी 10 पार्ट्स में इसको लिखा गया है। और 10 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? मंडल्स। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं तो जो ऋग्वेदा है इसके 1028 जो श्लोक हैं उनको 10 चैप्टर्स में लिखा गया है। उन 10 चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? 10 मंडल्स। समझ गए? इट हैज नियरली 10,580 वर्सेस। अब वर्स क्या होते हैं भाई? वर्स होते हैं ना, एक लाइन का एक कपल, एक लाइन जो जैसे उर्दू में जैसे शेर लिखे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? उसको एक वर्स बोलते हैं। या फिर रामायण में श्लोक लिखे गए हैं, चौपाइयां लिखी गई हैं, तो वर्सेस होते हैं ये। जो टोटल मंत्र है ना उनको 10,580 वर्सेस में कंप्लीट किया गया है। तो पूरे जो ऋग्वेदा है उसमें हिम्स कितने हैं? 1028, और उसमें वर्ष कितने हैं? 10,580 वर्ष हैं उसके अंदर। अब आते हैं भाई उपवेदास ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। उपवेदा का मतलब होता है कि ऋग्वेद में से कौन सी बुक फर्दर निकाली गई है। तो जो आयुर्वेद है, यानी इसका फादर कौन है? ऋग्वेदा। और आयुर्वेद पता ना आपको, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस जो है वो आयुर्वेदा को बोला जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो आयुर्वेदा है, AYURVEDA, आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा जो बुक है, इसको इसकी इंस्पिरेशन या फिर इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स क्या है? ऋग्वेदा, RIGVEDA। चलो भाई, इतनी बातें हो गई। रिवर्स इन अफगानिस्तान लाइक कुबा, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक श्रावस्ती रिवर आर मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं जिनको इस वाली बुक में मेंशन किया गया है? तो अफगानिस्तान की रिवर है कुबा, इसको इंडस रिवर को, और सरस्वती रिवर को। इन रिवर्स को वैदिक रिवर्स बोला जाता है क्योंकि उस वाली बुक में इनका जिक्र किया गया है। अब देखो भाई, द टर्म दस्यु हत्या, दस का मतलब होता है 10, तो दस्यु हत्या का मतलब है स्लॉटर ऑफ द दस्युस, इज मेंशन्ड रिपीटेडली इन ऋग्वेदा। भाई ये कुछ एपिसोड है, इसको ऋग्वेदा में बार बार मेंशन किया गया है। कोई इवेंट है भाई ये, दस्यु हत्या। Many hymns of this Veda were composed by women who were called ब्रह्मवादिनी। भाई इन 1028 मंत्रास में, इन हिम्स में से कई सारे हिम्स हैं जो महिलाओं ने कंपोज कर रखे हैं। ध्यान देना भाई, जो वैदिक सोसाइटी थी उनमें महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी थी, इस बात का सबूत हमें मिलता है। और इन 1028 श्लोकों में से बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, हिम्स ऐसे हैं जो महिलाओं ने कंपाइल किए थे। और ऐसी महिलाएं महिलाएं जो वेदास में श्लोक लिखा करती थी, उन महिलाओं को क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर लोपामुद्रा। भाई कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जो
जो काफी फेमस थी उस जमाने में, जिन्होंने वेदास की कंपाइलेशन की थी, यानी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, उनमें क्या क्या नाम है? लोपामुद्रा एक, विश्ववारा दो, सिक्ता, निवावारी, घोषा। लोपामुद्रा वाज द वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि। वाह भाई वाह। देख लो यहाँ पर जो एक नाम है यहाँ पर, लोपामुद्रा, बहुत फेमस ऋषि हुए हैं जिनको महर्षि अगस्त्य बोला जाता है। अगस्त्य ऋषि की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? उसका नाम था लोपामुद्रा। वाइफ, वाइफ का नाम था LOPAMUTRA। तो ऋग वैदिक एज के बारे में हमने अभी तक क्या कुछ परसेप्शन बनाई हैं? पहली बात तो जो वुमेन थी वो लिटरेट थी, मतलब पढ़ी लिखी थी भाई वो तो, ठीक है। उसके बाद जो सोसाइटी थी कैसी थी भाई? ये एजुकेटेड थी, समझ गए। उसके बाद ओल्डेस्ट जो बुक थी वो क्या थी? ऋग्वेदा। इसमें हिम्स कितने हैं? 1028। और इसमें वर्सेस कितने हैं? वर्सेस देखो कितने यहां पर, 10,580। 10,580, समझ गए। अब मुझे बताओ जो वेदा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? LANGUAGE। वेदास की लैंग्वेज कौन सी है? तो भैया जी इसकी लैंग्वेज थी संस्कृत। SANSKRIT, संस्कृत। अब जो संस्कृत लैंग्वेज है ये कौन से लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती है? तो इस लैंग्वेज ग्रुप का नाम क्या है? INDOEUROPEAN, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप, समझ गए। यहां तक बात क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए हो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, पानी पी लो, स्नैक्स ले लो। 2 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर वापस अपना पेन पेपर पकड़ के आ जाना वापस देखने किसी लेक्चर को। तो आई थिंक आप वापस आ गए होंगे, चलते हैं आगे। ऋग्वेदा, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कलेक्शन ऑफ हिम्स टू बी रिसाइटेड इन द नेम ऑफ सैक्रिफिशियल राइट्स एंड अदर रिचुअल्स। भाई ऋग्वेदा में वो मंत्र लिखे गए थे जो हवन या यज्ञ करने के टाइम पर, जो आज भी हिंदू धर्म में उच्चारण जिनका किया जाता है, जिनको बोला जाता है, और मोस्टली ये देवताओं की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में ये मंत्र लिखे गए थे। द कंट्री भारतवर्षा, नेम्ड आफ्टर द ट्राइब भरता। हमारे इंडिया को ना उस जमाने में भारतवर्ष बोला जाता था। तो इसका नाम कहाँ से डराइव हुआ था? एक ट्राइब थी भाई जिसका नाम था भरत। भरत ट्राइब के नाम से ही, यानी आर्यंस में एक ट्राइब ऐसी थी जिसका नाम क्या था? भरत। तो उस ट्राइब के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी पड़ा था। अब देखो हमारा जो ऋग्वेदा है इसके 10 मंडल हैं, यानी 10 बुक्स हैं इसकी। जो मंडल नंबर 2 और 7 हैं, 2 से 7 तक, आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा। 2 से 7 नंबर जो मंडल हैं ये ऋग्वेदा के ओल्डेस्ट पार्ट हैं। एंड द शॉर्टेस्ट बुक्स और फैमिली बुक्स कंपोज्ड बाई गृत्समादा, विश्वामित्र, वामादेवा, अत्रि, भरद्वाज एंड वशिष्ठ। भाई जो सप्तऋषि है ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट ऋषि परंपरा में जो ऋषि माने जाते हैं, उनमें से नाम आता है किस किसका? विश्वामित्र, महर्षि वामदेवा, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ। आज भी हिंदू धर्म में जो गोत्र है ना, उन गोत्र का जो नाम है वो इन्हीं ऋषियों से, इसी ऋषि परंपरा से लिया जाता है। तो बहुत बड़ा स्थान है इनका हिंदू फिलोसफी के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। चलो जी, फिर क्या है? जो फर्स्ट मंडल है एंड द 10th मंडल आर द लेटेस्ट एडिशंस। सबसे जो लास्ट में जो बुक्स ऐड की गई ऋग्वेदा में कौन सी थी? बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 10, और ये लॉन्गेस्ट बुक्स भी हैं। थर्ड मंडल देखो क्या है, ये विश्वामित्र ने इसको कंपोज किया था। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ देखो यहाँ पर कुछ काम की बात लिखी हुई है। 9th मंडल इज कंप्लीटली डिवोटेड टू वैदिक गॉड सोमा। जो इसका 9th चैप्टर है ना,
वो एक गॉड है सोमा, उसको डेडिकेट किया गया है, यानी प्लांट्स का जो लॉर्ड माना जाता है वो देवता, जो पूरी की पूरी प्लांट किंगडम को रेगुलेट करते हैं। द 10th मंडल पुरुष सुक्ता मेंशंस अबाउट द वर्ना सिस्टम। ठीक है जी। एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है कि जो इंडियन सोसाइटी में जो वर्ना सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, VARNA, वर्ना सिस्टम, हिंदू धर्म में जो वर्ण सिस्टम है, इसका सबसे ओल्डेस्ट मेंशन कहाँ पर मिलता है? तो इसका मिलता है ऋग्वेदा में। यानी कौन सी बुक में वर्ण सिस्टम को लिखा गया है? उस बुक का नाम है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का कौन सा मंडल, यानी कौन से चैप्टर में? तो ऋग्वेद का, यहां देखोगे, द 10th मंडल मेंशंस अबाउट द वर्ण सिस्टम। तो ऋग्वेदा का जो नंबर 10th का जो मंडल है, 10th मंडल में वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे। सेकंड नंबर का जो वेद आता है उसका नाम है सामवेद या फिर सामवेदा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ चांट्स। चैंटिंग क्या होती है भाई? जब जोर जोर से मंत्र उच्चारण करके किसी को प्रशंसा की जब दी जाती है ना, जैसे देवताओं की तारीफ की जाती है, भगवान की प्रशंसा में कुछ बातें लिखी जाती हैं, उनको चैंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इट इट्स कलेक्शन ऑफ हिम्स बीन टेकन मेनली फ्रॉम द 8th एंड 9th मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा। देखो भाई, जो साम वेदा है ना, साम वेदा का जो सोर्स है वो क्या है? MANDAL, मंडल नंबर 8 एंड 9। ऋग्वेदा के जो ये दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, उनमें से मैक्सिमम चीजों को उठा करके इसमें कंपाइल किया हुआ है सामवेदा में। यानी ओरिजिनल जो इंस्पिरेशन है सामवेदा की, वो क्या है? ऋग्वेदा। उपवेदा ऑफ सामवेदा इज गंधर्व और नाट्य शास्त्र। सामवेदा से जो फर्दर जो वेद निकले हुए हैं, जिनको सब वेदास या फिर उपवेदास बोला जाता है, उसका नाम क्या है? गंधर्व वेद एंड नाट्य शास्त्र, यानी म्यूजिक एंड डांस। जिस वेद में म्यूजिक एंड डांस की परंपरा है, उस वेद को क्या बोला जाता है? गंधर्व एंड नाट्य शास्त्र। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने ऋग्वेदा से किस उपवेदा को पढ़ा है। तो मेरे साथ यहां देखोगे, RIGVEDA। ऋग्वेदा का उपवेद का नाम क्या है? ऋग्वेद में से जो वेद निकला उसका नाम है आयुर्वेदा, यानी ये सब ब्रांच ऑफ ऋग्वेदा है। ऐसे ही साम वेदा का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? GANDHARV, गंधर्वा एंड NATYASHASTRA, गंधर्व एंड नाट्य शास्त्र। तो ये वाली जो बुक है उपवेदा की, ये सामवेदा से निकली हुई है, ठीक है। श्लोकास एंड recensions of the Samveda are Kathuma, Kauthuma, Jaiminia and Ramayaniya। भाई शाखा का मतलब होता है ब्रांचेस। जैसे ऋग्वेदा को हमने 10 मंडल्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, उस तरह से सामवेदा की कितनी शाखाएं हैं भाई? देखो, 1 2 3। अब सामवेद के बारे में क्या कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं? शॉर्टेस्ट अमंग ऑल 4 वेदास। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। चारों वेद में सबसे छोटा वेद कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? सामवेद, उसका नाम है, ठीक है। ये वाले देख लो, सामवेदा, ये है सबसे शॉर्टेस्ट। आगे है फिर समान या फिर मेलोडी इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज मीन टू बी संग एट द टाइम ऑफ सोमा सेक्रीफाइस, संग बाई उद्गात्री। ठीक है, कुछ इसके बारे में फैक्ट लिखे हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ 1810 वर्सेस, 1810 वर्स हैं इसके अंदर, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऋग्वेदा एक्सेप्ट 75। हाँ भाई देखो, सिर्फ 75 हिम्स ऐसे हैं जो बाहर से लिए गए हैं, बाकी सबके सब कहाँ से उठाए हुए हैं? ऋग्वेदा से उठाए हुए हैं भाई।
चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है यजुर्वेदा। ठीक, it contains only hymns, sorry, it contains not only hymns but also rituals which have to accompany their recitation, has 32 उपनिषदास। इसमें सिर्फ मंत्र नहीं है, साथ साथ में रिचुअल्स भी हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो मंत्रा है इनको किस तरह से परफॉर्म करना है, उनके साथ साथ में एक्टिविटीज क्या करनी है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और कम से कम 22 बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये बातें सारी खोल के रखी गई हैं भाई। टोटल जितने भी उपनिषद हैं उनमें से 32 उपनिषद किसको डेडिकेटेड हैं, यजुर्वेदा को। उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा इज धनुर्वेदा। यजुर्वेदा की जो ब्रांच है ना, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है धनुर्वेदा। DHANURVEDA, धनुर्वेदा यानी द नॉलेज ऑफ वॉर। धनुर कहते हैं धनुष को, तो धनुष मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वॉर के साथ, लड़ाई के साथ लिंक्ड है, तो धनुर्वेदा। तो यानी आर्ट ऑफ वॉर हमने कहां से सीखा है, यजुर्वेदा से। यजुर्वेदा से कौन सी बुक निकली, धनुर्वेदा। और देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेदा देयर आर 2 मेन टेक्स्ट्स। इसकी 2 मेन बुक्स हैं, शुक्ला यजुर्वेदा और वजासानी, क्या लिखा हुआ है, ये कंटेन्स ओनली हिम्स। जो पहला इसका यजुर्वेदा का जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ हिम्स लिखी हुई है, यानी मंत्र लिखे हुए हैं। और कृष्णा यजुर्वेदा कंटेन्स नॉट ओनली द हिम्स बट ऑल्सो प्रोज कमेंट्रीज। ठीक है जी, जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मंत्र भी लिखे हुए हैं, साथ साथ में प्रोज कमेंट्रीज यानी उसकी ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है सिंपल लैंग्वेज में। तो कुछ खासियत इसके बारे में, द टू सेरेमनीज ऑफ राजसूय एंड वजापेय आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वेदा। चलो भाई, इसमें एक खास बात क्या लिखी हुई है, 2 तरह के यज्ञ किए जाते थे। पहला होता था राजसूय यज्ञ और वजापेय यज्ञ। 2 तरह के जो यज्ञ थे ना, जो 2 तरह के उस टाइम पर यज्ञ किए जाते थे, इनका पहली बार मेंशन हुआ था कहां पर, यजुर्वेदा के अंदर। द डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन कथा उपनिषद। नचिकेता और यमराज, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी ना, उसको कहां पर मेंशन किया हुआ है, कथा उपनिषद में। इट इज एसोसिएटेड विद कृष्णा यजुर्वेदा। तो भैया इनडायरेक्टली ये बात बोल रहा है कि जो ये वाला वृतांत है, जो ये वाली डिस्कशन है नचिकेता और यमा की, इसको यजुर्वेदा की ही एक बुक के अंदर मेंशन किया गया है। चलो जी, 4 वेदास में जो सबसे लास्ट का वेद है उसका नाम क्या है, अथर्वा वेद। अथर्वा प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल भाई, अथर्ववेद को द वेद ऑफ ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है। BLACKMAGIC, काला जादू है, किसी को डराना धमकाना, वशीकरण, ये सब जो उल्टे मंत्र थे, ये किसमें लिखे गए, सबसे पहली बारी इनका जिक्र हुआ है अथर्ववेद में। उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा इज शिल्प वेदा। हाँ भाई, अथर्ववेदा से जो इसकी बुक निकली है उसका नाम क्या है, शिल्प वेदा। SHILPAVEDA। शिल्प बोलते हैं आर्किटेक्चर को, ठीक है, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। जितनी भी कंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर है उसकी जो फर्स्ट डेडिकेटेड बुक थी उसका नाम क्या था, अथर्ववेद। ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में देखना। इट इज डिवाइडेड इनटू 20 कांडास, 20 चैप्टर हैं इस बुक के, 711 हिम्स हैं और कलेक्शन ऑफ 5989 मंत्रास। ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। शोनाका एंड पेपलादा आर द रिसेंशंस ऑफ अथर्ववेदा। ये इसकी 2 एक्सटेंडेड बुक्स हैं अथर्ववेदा की। फटाफट से एक फास्ट रिकैप कर देते हैं चारों वेदास का, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ FOUR, 4 वेदास।
VEDAS, वेदास। भाई सबसे फर्स्ट कौन सा था? RIGVEDA। ऋग्वेदा से जो बुक निकली उसका नाम क्या था? ऋग्वेदा की सब बुक्स पहली बुक का नाम क्या था? मैं यहाँ से इस वाले को उठा लेता हूँ। ऋग्वेदा का जो उपवेद उसका नाम था आयुर्वेदा। AYUR, एक सेकेंड, AYURVEDA, आयुर्वेदा। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे था ऋग्वेदा, SAMAVEDA। सामवेदा नंबर 3 पे YAJUR, यजुर्वेदा। और नंबर 4 पे था ATHARVA, अथर्ववेदा। ठीक, अब आप मुझे बताओगे कि इसके उपवेदास कौन कौन से थे? सामवेदा का जो उपवेद था उसको क्या बोलते हैं? GANDHARAV, गंधर्व वेदा, सॉरी गंधर्व, एंड NATYASHASTRA, म्यूजिक एंड डांस। ये चीजें सामवेद के गंधर्व वेदा में लिखी गई है। यजुर्वेद में क्या लिखा गया भाई, वो बताओगे मुझे आप लोग? एक बार पीछे हिंट ले लेते हैं यजुर्वेदा का। यजुर्वेदा में क्या लिखा गया था? धनुष विद्या वाला इसका था। ठीक है, यहां देखते हैं इसका जो उपवेदा था उसका नाम क्या था? DHANUR, धनुर्वेदा। यानी इसमें आर्ट ऑफ वॉर सिखाया गया है। ठीक है, अथर्ववेदा का जो उपवेदा था उसका नाम क्या था? बोलो बोलो। अथर्ववेदा का जो उपवेदा था शिल्प वेदा, SHILPAVEDA, शिल्प वेदा। यानी इसमें हमने क्या सीखा है? आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। आयुर्वेदा को ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। दुनिया में मेडिसिन का सबसे पुराना स्कूल किसको बोला जाता है? आयुर्वेदा को। तो आई होप इतनी बात आपको समझ हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। अगर थक गए हो तो फिर से ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेकर के बीच में पॉज दे करके फिर से रिफ्रेश होकर के बाहर से एक चक्कर लगा करके वापस आना। उसके बाद आगे फिर डिटेल में लेक्चर को देखना। ये कुछ दे रखा भाई, देखो। अगर हम लिटरेचर की बात करें, वैदिक लिटरेचर, VEDIC, वैदिक लिटरेचर, ये हम पढ़ रहे हैं ना। वैदिक लिटरेचर में सबसे ओल्डेस्ट बुक्स कौन सी हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये चार हमने पढ़ लिया अभी डिटेल में। ठीक, वेदास के बाद जो बुक्स लिखी गई, यानी वेदास की जो ब्रांचेस हैं, उनमें आते हैं ब्राह्मणास, उपनिषदास, अरण्यकास। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि हर एक वेद को ना फर्दर फिर बुक्स में डिवाइड किया गया। अब ऋग्वेदा के कौन कौन से हैं? ये वाले ऋग्वेदा के हैं। सामवेदा के ये वाले हैं। यजुर के ये हैं। और अथर का ये है। ये ब्राह्मणास हैं। अब ऋग्वेदा के उपनिषद कौन कौन से हैं? ये दोनों। सामवेदा के ये देखो, यजुर के ये वाले, और अथर के ये। अब ऋग्वेदा के अरण्यकास क्या क्या है? तो ये वाले इसके हैं, ये इसके हैं, और ये यजुर्वेदा के। अब देखो भाई मंत्रास क्या है। ऋग्वेदा में कितने मंत्र हैं? 1028। सामवेदा में 1810। यजुर्वेदा में 2000। अथर्ववेदा में 6000। अब देखो मोस्टली किन किन लोगों ने इनकी कंपाइलेशन की हुई है। वैसे तो पता ना आपको कि वेदास किसी एक बंदे ने नहीं लिखे हैं। हर एक इंसान ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके फाइनली बुक्स की कंपाइलेशन की है। तो फिर भी सबसे ज्यादा रोल किसका रहा है उसके हिसाब से ऋग्वेदा को किसने लिखा है? होत्री ऋषि ने। ठीक है, और सामा को, सामवेद को उद्गात्री ने, यजुर को
अध्वर्यु ने और अथर को ब्रह्मा ने। इसी तरह से उपवेदास, देखो भाई ऋग्वेद में से कौन सी बुक निकली हुई है? आयुर्वेद रिलेटेड टू मेडिकल साइंस। सामवेदा में से गंधर्व और नाट्य शास्त्र, म्यूजिक एंड डांस। यजुर्वेदा में से क्या निकला है? धनुर्वेदा रिलेटेड टू वॉर। अथर में से शिल्प वेदा यानी आर्किटेक्चर। ये सारी थी समरी ऑफ द वैदिक लिटरेचर। आगे चलते हैं। अर्ली वैदिक लिटरेचर श्रुति। जब वेदास रिटन फॉर्म में नहीं लिखे गए थे, जब जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते थे, उन वेदास को श्रुति वेदास बोला जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग की कई पीढ़ियों तक वेदास के सारे मंत्र सिर्फ सुना करके अगली जनरेशन को पास ऑन किए जाते थे। तो ये इनके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं, आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हो। संहितास भी बुक्स हैं जो वेदास के आगे, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषदास। उपनिषदास को वेदांता भी बोले जाते हैं, यानी एंड ऑफ द वेदास। वेदास की ट्रांसलेशन करते 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 जो सबसे लास्ट की बुक्स लिखी गई उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं उपनिषद्स। तो देखो ये सारी डिटेल्स इनके बारे में लिखी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखोगे। मिस्टिसिज्म ये है, सिट डाउन नियर गुरु, उपनिषद्स, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इनको डिटेल में ध्यान से देखना। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप जिस भी तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे। जितना कुछ भी इस पूरी पीपीटी में आपको दिखा है रिटन फॉर्म में, वो सारा आपको टेलीग्राम के इस चैनल पर जाकर के मिल सकते हैं, JKSSB विद रंदेश। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। पता है ना इसको सब्सक्राइब करने से क्या होता है? भाई साहब, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उससे हमें क्या मिलते हैं? PAISE, पैसे मिलते हैं भाई उससे, तो पता ना इनकम होती है। PAISE, पैसे मिलते हैं, मनी, ठीक है। और इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये चाहो तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। चलो भाई, वेदंगास। देखो स्टार्टिंग में सिर्फ 4 वेदा लिखे गए हैं, उसके बाद ये सारी बुक्स वेदास की एक्सटेंशंस हैं। वेदंगास में क्या क्या भाई देखो, शिक्षा, फोनेटिक्स, एक स्पेसिफिक बुक है भाई जिसने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ओल्डेस्ट बुक इसको माना जाता है, कि वैदिक हिम्स को और मंत्रास को किस तरह से उच्चारण करना है, कैसे बोलना है। और देखो कल्पा, रिचुअल कैनन, इट कंटेन्स द सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस एंड सिस्टमैटिक सूत्रास। उसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए भाई कि कौन सा काम किस तरह से करना है। व्याकरण, ग्रामर की ओल्डेस्ट बुक है ये। इट डील्स विद द संस्कृत ग्रामर और द एनालिसिस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ग्रामर की ओल्डेस्ट बुक इसको माना जाता है। निरुक्ता, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब है कि वर्ड की फाउंडेशन किस तरह से बनती है, वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है। इट डील्स विद द एटिमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑब्सक्योर वर्ड्स, स्पेशली दोज फाउंड इन द वेदास। कि किसी भी वर्ड की शुरुआत, उसका रूट वर्ड क्या है, कहाँ से वो बना है, तो काफी कुछ लिखा जा चुका था भाई लेटर वैदिक एज के अंदर। और देखो भाई छंद, मैट्रिक्स, जब कोई चीज पोइट्री में लिखी जाती है तो उसकी सुर, ताल, लय किस तरह से बराबर की जाती है, उसके ऊपर जो डेडिकेटेड बुक है उसको छंद बोला जाता है। ज्योतिषा, एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, भाई इस बुक को बोला जाता है ज्योतिषा। It deals with the astronomical and astrological aspects of fixing auspicious dates and time to perform various Vedic rites। भैया इसमें जो हॉली डेट्स थी, जो स्पेसिफिक डेट्स होती थी किसी अच्छे काम को करने वाली, उन डेट्स को कैलकुलेशंस करके फिक्स किया जाता था, काफी कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद। तो उस बुक का नाम है ज्योतिषा। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, काम की बात है ये। हाँ, अब बात आती है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। देखो जो वैदिक एज है ना, VEDIC, वैदिक एज, इसके दो दो पार्ट हैं। एक है ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज जिसमें चारों वेद की रचना की गई है। और जब ये
अर्ली वैदिक एज खत्म हुई तो उसके बाद आती है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, जैसे हमने स्टोन एज को पढ़ा, स्टोन एज, उसके बाद हमने इंडस वैली को पढ़ा, इंडस वैली को पढ़ा, उसके बाद हमने ऋग वैदिक एज को पढ़ा, ऋग वैदिक एज के बारे में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बाद, लेटर वैदिक पीरियड। इसमें देखो क्या हुआ, आर्यंस ऑक्युपाइड अपर गैंगेटिक दोआब। शुरू में आर्यंस सिर्फ 7 रिवर्स तक बसे थे, पर लेटर वैदिक पीरियड आते आते आर्यंस ने आज का जो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया को भी आर्यंस ने कवर कर लिया था, यानी उनकी पॉपुलेशन यहाँ तक पहुंच गई थी। In this period, the Aryans moved towards the eastern areas as evident from the study of Videha Madhva and Satpatha Brahman, where he moved eastward Videha। ठीक है जी, काफी कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं जिसमें लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस गंगा रिवर के दोआब के आसपास पहुंच चुके थे। The later Vedas gives 3 broad divisions of India। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो हमारा भारतवर्ष था, उसके 3 डिविजन्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले का नाम है आर्यावर्त, जिसको नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है। फिर था मध्य देशा यानी सेंट्रल इंडिया, और थर्ड था दक्षिण पथ यानी सदर्न इंडियन पैसेज टू द साउथ। तो भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। एक बार यहाँ देखोगे, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है, एक रफ सा मैप यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया गुजरात वाला पोर्शन, कच्छ काठियावाड़ वाला, ये हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ से हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन। तो लेटर वैदिक पीरियड में इस इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ ऐसा माना जाता है। सॉरी, उस टाइम पर ना ये सारा का सारा जो पार्ट था वो इंडिया के अंदर था। तो इससे ऊपर के इंडिया को क्या बोलते थे, आर्यावर्त, आर्या, VRATHA, आर्यावर्त था। बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते थे भाई, मध्य इंडिया, मध्य देशा। ये वाला था MADHYADESA, मध्य देशा। और नीचे वाला DAKSHIN, दक्षिण बोलते हैं साउथ को, दक्षिण पथ। तो लेटर वैदिक एज में हमारे इंडिया को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है, 3 पार्ट्स उसके मेंशन किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे जी। द ऋग वैदिक सोसाइटी वाज सेमी नोमैडिक। अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी वो नोमैडिक थी, यानी वो लोग चरवाहे थे। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो सेमी नोमैडिक थे, यानी अब लोगों ने धीरे धीरे सेटल होना शुरू कर लिया था। ट्राइबल पॉलिटी, हाउएवर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट egalitarian society as social division was based on the division of labor and gender। ठीक है, ऐसा कुछ इनका चलता था। फिर देखो भाई, द ऋग वैदिक पीपल वर फेमिलियर विद द स्लेवरी। ऋग वैदिक पीरियड में स्लेवरी यानी लोगों को नौकर रखना, अपने पास काम करवाने के लिए, ये परंपरा चली आ रही थी। उसके बाद आर्यंस की ट्राइब्स को जना बोला जाता था, जन। ठीक है, और चीफ को राजन कहते थे, गोपति भी कहते थे और गोपा भी कहते थे। एंड हिज क्वीन वाज कॉल्ड महिषी, रानियों को महिषी बोलते थे। ये कुछ माइनर फैक्ट्स हैं, आप लोग इनको देखना। ये हमारे इंडिया के 3 पार्ट्स हो गए लेटर वैदिक पीरियड में। और क्या था भाई, देखो हम इसकी पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, POLITY, पॉलिटी। समाज को रेगुलेट कैसे किया जाता था, गृह या कोला, कुल कहते थे फैमिली को। ठीक है, पैट्रियार्चियल सोसाइटी थी, यानी पैट्रिलिनियल सिस्टम था। इसका मतलब हुआ कि घर में जो भी सबसे बड़ा
जो मेल मेंबर होता था उसी के नाम पर पूरी फैमिली को पहचाना जाता था। पैट्रियार्चियल सोसाइटी स्टार्टिंग विद कुल, द हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर वाज ग्राम। सबसे पहला यूनिट थी कुल यानी फैमिली, फैमिली से मिलकर बनते थे ग्राम यानी गांव, और उसके बाद फिर जन, ट्राइब। तो यानी अगर हम पॉलिटी की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट क्या थी? कुल, KULA, कुला। उसके बाद ग्राम, ग्राम का मतलब था गांव, और नंबर 3 पे JANA, जना का मतलब ट्राइब, यानी घर, गांव, और उसके बाद पूरी सोसाइटी। द सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट लाइन्स। ठीक है, ये सारी बातें आप पढ़ लेना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऋग वेदा का जो 10th मंडल है उसका नाम क्या है? पुरुष सुक्ता। उसी में लिखा गया है वर्णा सिस्टम के बारे में, जो वर्ण व्यवस्था है। आगे चलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, यहां देखोगे भाई, जो सोसाइटी थी ना उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। जो सबसे पढ़ी लिखी सोसाइटी होती थी उसको बोलते थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण सबसे पढ़े लिखे, क्योंकि संस्कृत भारत भाषा की जो नॉलेज थी वो ब्राह्मण्स को होती थी मोस्टली, और बुक्स को कंपाइल करना, लोगों को नॉलेज देना, लोगों को गाइड करना, ये सारे जो काम थे वो किसके पास थे उस जमाने में? ब्राह्मणास के पास थे, ब्राह्मण्स। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी वो क्या थी? राजन्याय या फिर क्षत्रियास, वॉरियर क्लास थी भाई, ये तो लड़ाके योद्धा। क्षत्रियास वर द वॉरियर क्लास ऑफ द सोसाइटी। फिर वैश्यास क्या थी भाई? ये नेक्स्ट पार्ट था सोसाइटी का, जो हर्डर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, ये इनके चीफ ऑक्यूपेशन थे। और जो फार्म वर्कर्स थे, सर्वेंट्स होते थे, लेबर होते थे, उनको बोला जाता है शूद्रास। तो ये था वर्ना सिस्टम ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। अब चलते हैं आगे। ये कुछ मेजर डाइटीज के बारे में लिखा हुआ है कि वो लोग कौन कौन से देवता की पूजा करते थे। तो यहाँ देखो, इंद्र, अग्नि, वरुणा, सोमा, यमा, रुद्र, पुशान, मरुत, अदिति, उषा, विष्णु। ये कुछ प्रोमिनेंट गॉड्स थे वैदिक एज के बारे में, जिनके बारे में लोग पूजा किया करते थे, जिनकी लोग उपासना करते थे। अब देखो भाई, ये कुछ पॉलिटिकल रैंक्स के नाम हैं कि किस रैंक का काम क्या होता था। व्रजपति बोलते थे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पॉस्चर लैंड, जो ग्रास लैंड है ना जहां पर पशु चरते थे, उसके हेड को बोलते थे व्रजापति। पुरोहित बोलते थे पंडित को, प्रीस्ट को, जो सबसे बड़ा पंडित होता था। जीव गृह बोलते थे पुलिस ऑफिसर को। सेनानी सुप्रीम कमांडर इन चीफ। ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज। कुलपति हेड ऑफ द फैमिली। स्पासास, देखो ये सारी जो बातें लिखी है ना, ये सब टर्म्स थी जो उस टाइम की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यूज की जाती थी। अब रिलीजन, कौन से रिलीजन को ये लोग फॉलो करते थे? देखो भाई, यहाँ देखो है कैथेनोथिज्म या फिर हेनोथिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट गॉड्स की पूजा की जाती थी। ठीक, देर वर नो प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज टेम्पल्स और नो आइडल वर्शिप। ना तो मंदिर थे, ना उस टाइम पर मूर्ति पूजा थी। लोग अपनी अपने हिसाब से डिफरेंट गॉड्स की पूजा किया करते थे। फिर भी भाई is found in Rigvedic religion, in which the deity being invoked in a particular hymn is considered the supreme god. ऋग्वैदिक एज में जिस भी गॉड के लिए मंत्र बोले जाते थे, हर एक मंत्र अपने अपने गॉड को सबसे सुपीरियर, सबसे सुप्रीम कंसिडर करता हुआ जान पड़ता है। देखो फिर भाई, लेटर वैदिक एज में यजनास, यज्ञ कौन कौन से होते थे? ये कुछ यज्ञ का नाम है: अश्वमेघ यज्ञ, प्रजापेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अब देखो भाई, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, ये उनकी मीनिंग है, यहाँ देख लेना आप लोग। हम चलते हैं आगे, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। क्या कुछ पढ़ लिया है? फटाफट से देख लेना। पहले पढ़ी हमने स्टोन एज, स्टोन एज पढ़ी। फिर हमने इंडस वैली एज पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद? वैदिक एज पढ़ी, वैदिक एज। और उसके बाद हमने इसी लेक्चर में क्या पढ़ा? लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज।
ये सारे टॉपिक अभी तक कवर हो गए हैं। और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो टाइमलाइन के ऊपर हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। हमारी जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है उस पर हमने अभी तक 5 लाख बीसी से पढ़ना शुरू किया था। इंडस वैली का जो टाइम आया वो 2500 से लेकर के 1750 तक का आया। फिर 1750 से लेकर के आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, लगभग लगभग 1200 से लेकर के 400 बीसी तक का टाइम हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा।